अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम जो टॉपिक था उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, देन परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव करता हूँ उसका बता दूँगा। ठीक है, तो ये चैप्टर 11 हमारे पास है, दैट इज़ हाइड्रोजन एंड वाटर। तो हाइड्रोजन का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, वाटर का टॉपिक स्टार्ट किया है। तो वाटर के बारे में जैसे कि आप जानते हैं, व्हेन वी डिस्कस अबाउट वाटर, जब हम वाटर की बात करें तो वाटर के दो टाइप्स हमने यहाँ पर देखे। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाटर। उन 2 टाइप्स के क्या नाम है? वन इज़ सॉफ्ट वाटर, वन द सेकेंड वन इज़ हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। ठीक है, सॉफ्ट वाटर मीन्स क्या है? मीठा पानी, और हार्ड वाटर मीन्स के खारा पानी। अब हमें ये बात पता है कि सॉफ्ट वाटर कौन सा वाटर होता है? जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और इट कैन मेक लेदर विथ सोप। ये साबुन के साथ झाग बना लेता है और इसको ड्रिंकिंग और वॉशिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि हार्ड वाटर, खारे पानी की बात करें तो इसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं और ये नहीं बनाता, झाग नहीं बनाता पानी के साथ। इट कैन नॉट मेक लेदर विथ सोप, दैट्स वाई इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस एंड वॉशिंग पर्पस। ठीक है, तो डिफरेंसेस के बारे में भी कल बात हो गई थी इसके हवाले से। अब हार्ड वाटर की जब फर्दर बात करें तो हार्ड वाटर के फर्दर फिर 2 टाइप्स हमारे पास होती हैं। ठीक है, वो भी आप सब जानते हैं। वन इज़ टेम्पोररी हार्ड वाटर, इसको टेम्पोररी हार्डनेस भी कहते हैं, इसको टेम्पोररी हार्ड वाटर आप पूरा कह लो। वेल द सेकंड वन इज़ वी हैव परमानेंट हार्ड वाटर या परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्ड वाटर। अच्छा, टेम्पोररी हार्डनेस या टेम्पोररी हार्ड वाटर किस वजह से आता है? ड्यू टू द डिजॉल्व बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, अगर पानी के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आ जाए तो वो पानी टेम्पोररी हार्ड वाटर हो जाता है। ठीक है, तो जो टेम्पोररी हार्ड वाटर आता है इसके रिस्पॉन्सिबल हमारे पास कौन से एजेंट्स होते हैं? एक हमारे पास कैल्शियम का बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, MgHCO3 ट्वाइस। ऐसा ही है। और ये आपको पता है, ये दोनों एजेंट्स जो होते हैं वो पानी में कैसे होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो अगर इनको सेपरेट आउट करना है, टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव करना है, तो हमने 2 मेथड हम फॉलो करते हैं। 2 मेथड फॉलो करके ऐसा किया जा सकता है। फर्स्ट मेथड जिसमें हम फॉलो करते हैं वो क्या होता है? बॉयलिंग। तो बॉयल करते हैं टेम्पोररी हार्ड वाटर को। जब बॉयल करेंगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होगा, बॉयल करने पर ये इनसॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल कार्बोनेट इसमें से बाहर हो जाता है, प्लस CO2 प्लस H2 ऐसे ही होता है। इस तरह से मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है, MgHCO3 ट्वाइस है। जब आप इसको बॉयल, तो ये भी बॉयल होगा, और बॉयल होने पर मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन जाएगा। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि ये जो दोनों हमारे पास यहाँ पर बने हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये प्रिसिपिटेट आउट हो जाते हैं, इनकी PPT बाहर आ जाते हैं, जिसको फिल्टर करके सेपरेट कर लेता है और पानी सॉफ्ट हो जाता है हार्ड से। ठीक है, सेकंड मेथड अगर आप बॉइलिंग फॉलो नहीं करना चाहो तो सेकंड मेथड भी कल बताया था, दिस इज़ क्लार्क्स मेथड। साइंटिस्ट का नाम था ना क्लार्क। तो क्लार्क्स मेथड में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, पानी में डाल देते हैं, चूना जिसको हम कह रहे थे। तो जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा, लाइम वाटर से रिएक्शन करेगा, तो क्या होगा? यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा, H2O बनेगा। बैलेंस नहीं था इक्वेशन, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 2 लगा लेंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन 4 हो गया तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। अब कार्बन 2 हो गया, ऑक्सीजन 3 to the 6, 6 और 2 8, और 3 to the 6 और 2 8, बैलेंस हो गया इक्वेशन। इस तरह से अगर पानी में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होगा और उसमें अगर हम चूना डाल देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे, तो ये क्या करेगा? कैल्शियम कार्बोनेट भी बनाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी बनाएगा और वाटर बनाएगा। और आप जानते हैं सारे कार्बोनेट्स वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये भी जो आपके पास बना है यहाँ पर टोटली, ये कैसा होगा?
इनसॉल्युबल इन वाटर होगा, तो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात हुई थी। तो आज हम देखते हैं कि परमानेंट हार्डनेस अगर वाटर में आ जाए तो उसको किस तरह से रिमूव करेंगे। अगर पानी परमानेंटली हार्ड हो जाए तो उस सूरत में उसकी हार्डनेस को कैसे रिमूव किया जाता है। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही थी ना, कल भी समझ में आई थी बात। बट बड़ा टॉपिक है थोड़ा, बट समझने लायक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वरना काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है बाय NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू हम ये काम कर लें कि परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर लें। NaOH के थ्रू करेंगे। अच्छा, परमानेंट हार्डनेस इससे पहले कि मैं बताऊं परमानेंट हार्डनेस आती किस वजह से है, तो इट इज़ ड्यू टू द डिजॉल्व्ड सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से पानी में परमानेंट हार्डनेस क्रिएट होती है। अब अगर हम सल्फेट्स क्लोराइड्स की बात करें तो कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, और अगर हम सल्फेट की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। नाउ हाउ टू रिमूव द हार्डनेस। हार्डनेस को रिमूव करने के कितने तरीके हैं उसके हैं। तो पहला तरीका हमारे पास अभी मैंने बताया था बाय NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करके, NaOH को इस्तेमाल करके हम ये काम कर सकते हैं। तो NaOH को ही हम लोग जो है वो कास्टिक सोडा भी कहते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पहला तरीका है NaOH को इस्तेमाल करके हम पानी की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर दें, ख़त्म कर दें। अब ये 4 चीज़ें रिएक्शन कर सकती हैं पानी के साथ। अब पानी में कैल्शियम क्लोराइड भी हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट भी हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट भी हो सकता है। ये सारे के सारे जब NaOH से रिएक्शन करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेंगे, ठीक है, NaOH से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। कैल्शियम OH के साथ मिलेगा, NaCl के साथ मिलेगा, ऐसे ही होता है। तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, OH के नीचे आ जाएगी, और प्लस क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। बैलेंस कर लेंगे, दैट नाउ वी हैव टू बैलेंस इट। तो जैसे OH के साथ 2 नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ 2 लगा दिया हमने, यहाँ 2 लगा दिया, बैलेंस हो गया। कैल्शियम 1, क्लोरीन 2, सोडियम 2, OH2। तो बैलेंस कर लिया जाता है। यहाँ पे 2 आया किस वजह से, कैल्शियम की वैलेंसी +2 थी, वैलेंसी इंटरचेंज हो जाती है, याद है। कैल्शियम की वैलेंसी +2 हाइड्रोक्साइड के नीचे, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1 कैल्शियम के नीचे, इस वजह से वो वैलेंसी तो 9th क्लास में आपने याद कर ली थी सारी। अब यहाँ पर बच्चों क्या बन गया, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बन गया और प्लस NaCl। वही बैलेंस डायरेक्ट करके लिख देता हूँ, यहाँ पर भी सेम वैसे ही 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और सोडियम सल्फेट बन जाएगा, Na2SO4, क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी -2 सोडियम के नीचे आ जाएगी, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। बैलेंस अगर आप बोलो सर अभी भी बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर 2 लगा लेंगे उसको बैलेंस करने के लिए। कैल्शियम 1, OH2 है, सोडियम 2 है, सल्फेट 1 है, सल्फेट 1 है, बैलेंस। और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। बैलेंसिंग का मसला यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर 2 लगा लेंगे, बैलेंस हो जाएगा। अब जिस तरह से मैंने कल आपको बताया था कि जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, और जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं वो भी इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो डिजॉल्व सॉल्ट है ना, चूँकि ये सारे के सारे भी सॉल्युबल हैं, वाटर सॉल्युबल हैं, उसके जो सॉल्युबल कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट की सूरत में बाहर आ जाएंगे, उसको फिल्टर कर देंगे। तो पानी में से जो भी परमानेंट हार्डनेस होगी वो रिमूव हो जाएगी सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालने से। आ रही बात समझ में कैसे हुआ। तो सेम वही है कि सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट की सूरत में बाहर करना होता है, और जिस तरह से कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल होते हैं वैसे ही आपके पास हाइड्रोक्साइड जितने भी होते हैं वो सारे के सारे इनसॉल्युबल होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होते हैं, तो वही ग्रुप के। सेकंड इसके बाद आ जाए तो बाय Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट डालकर भी पानी को हम क्या कर सकते हैं, परमानेंट हार्डनेस उसके रिमूव कर सकते हैं। सोडा ऐश भी इसको कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट को। तो नाम इसके अलग अलग, जैसे सोडा ऐश इसको हम कह देते हैं, वैसे तो कंपाउंड्स के अलग अलग नाम है। फिलहाल उस टॉपिक पर मैं नहीं जा रहा ना, ताकि वो और ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ना हो सके। अभी जो बात करना वो बात कर रहे हैं सिर्फ
कि हार्डनेस कैसे ख़त्म करेंगे। तो परमानेंट हार्डनेस ख़त्म करना है तो परमानेंट हार्डनेस में 4 चीज़ें इसके अंदर में होंगी। कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है। ऐसा ही है। अब इसके साथ रिएक्शन किसका कर दें, सोडियम कार्बोनेट का। अब सोडियम कार्बोनेट पानी में डालेंगे तो कोई भी ऐसा सॉल्ट जो परमानेंट हार्डनेस कॉज करता है वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी की सूरत में बाहर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, सही है। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया इनसॉल्युबल, बाहर आ गया कैल्शियम का सॉल्ट, चूँकि कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। और क्या बच गया, NaCl बच गया। यहाँ पर 2 लगा लेंगे, ठीक है, बैलेंस इक्वेशन। यहाँ पर क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस सेम 2 NaCl। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बन गया लेकिन सोडियम सल्फेट बनेगा Na2SO4। इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा और सोडियम सल्फेट बन जाएगा। तो जितने भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट थे जो वाटर सॉल्युबल थे तो वो सारे के सारे किस स्टेट में आ गए, इनसॉल्युबल हो गए, उनको प्रिसिपिटेट आउट कर देंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। इस जियोलाइट मेथड, ठीक है। थर्ड हमारे पास जो मेथड है दैट इज जियोलाइट मेथड। जियोलाइट असल में कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा मुश्किल फार्मूला है, इसलिए डायरेक्ट जियोलाइट लिख दिया गया, फार्मूला नहीं डाला गया। तो हम भी फार्मूला नहीं डाला लेंगे। जियोलाइट को जियोलाइट भी कहते हैं, इसी को जो है वो एक और नाम परम्यूटेड भी कहा जाता है। एक तरह का समझो पत्थर होता है और ये पत्थर करता है कि आयन एक्सचेंज करता है। आयन एक्सचेंज रेजिन है, आयन एक्सचेंज करता है, डबल डिस्प्लेसमेंट करवाता है। जैसे बाकी भी जगहों पर डबल डिस्प्लेसमेंट ही हो रही है, यहाँ पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। कैसे होगी देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने इक्वेशन 4 लिखे हैं ना, अगर आप इस इक्वेशन को एक भी लिख दोगे तो आपका काम पेपर में बन जाता है। तो मैं ये बता रहा हूँ कोई भी ऐसा सॉल्ट जो परमानेंट हार्डनेस कॉज करता है NaOH डालने से वो बाहर निकल सकता है। अब जरूरी नहीं है कि आप चारों का बता दो, आप किसी एक के भी बता दोगे तो काम हो जाएगा। इतना सारा तो आप नहीं लिखते ना कभी इक्वेशन, ठीक है। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है कि एक याद हो गए तो सारे भी हो जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके कैल्शियम का क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम का क्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम का सल्फेट हो सकता है, मैग्नीशियम का सल्फेट हो सकता है। अब ये रिएक्शन करेगा जियोलाइट से। अब जियोलाइट असल में नेगेटिव चार्ज एक पार्टिकल है। जियोलाइट जो खुद होता है ना, तो ये एक नेगेटिव चार्ज एक स्पीशी है, नेगेटिव चार्ज आयन है। इसके बाद पॉजिटिव में कुछ ना कुछ लगा होता है। जैसे सोडियम जियोलाइट नॉर्मली ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं। सोडियम जियोलाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सोडियम Na लिखा और ये लिख दिया जियोलाइट। ऐसे वैसे आपने कभी केमिकल इक्वेशन में इस तरह से लिखा नहीं होगा आज तक, क्योंकि आप सब जानते हैं केमिकल इक्वेशन में लाजमी कोई ना कोई क्या होता है, फार्मूला होता है। बट चूँकि ये आपके लेवल के लिहाज से जियोलाइट का फॉर्मूला थोड़ा सा मुश्किल है, इस वजह से बुक वालों ने भी डायरेक्ट जियोलाइट लिख दिया। तो ये सोडियम पॉजिटिव चार्ज, जियोलाइट नेगेटिव चार्ज है। और ये कहते हैं प्लस माइनस है, तो NaCl के साथ मिलेगा, कैल्शियम जियोलाइट के साथ मिलेगा, सबके साथ ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, कैल्शियम जियोलाइट बन जाएगा प्लस NaCl बन जाएगा, ठीक है। प्लस NaCl बन जाएगा, 2 लगा के उसको बैलेंस कर लेंगे, फिर यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। इस तरह से बैलेंस करने की नीड नहीं है वैसे, क्योंकि इक्वेशन उस तरह की है नहीं। इस तरह यहाँ पर क्या बनेगा, मैग्नीशियम जियोलाइट और NaCl। यहाँ पर बनेगा कैल्शियम जियोलाइट और NaCl के बजाय बन जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट। और यहाँ पर मैग्नीशियम जियोलाइट के साथ सोडियम सल्फेट बन जाएगा। अब जो कैल्शियम और मैग्नीशियम को जो जियोलाइट्स होते हैं ना सारे, वो सारे जियोलाइट कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो जिस तरह से ये सारे के सारे मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल इन वाटर है, हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल इन वाटर है, बिल्कुल वैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम को जो जियोलाइट वाले आयन होते हैं वो सारे इनसॉल्युबल होते हैं। तो कैल्शियम तो सोडियम जियोलाइट डालने पर जो भी ये सारी इम्प्योरिटी थी कैल्शियम मैग्नीशियम की जो सॉल्युबल थी वो इनसॉल्युबल सॉल्ट की सूरत में क्या होगी, बाहर आ जाएगी। तो पानी को फिल्टर कर लेंगे, पानी मीठा हो जाएगा। बस समझ में आ गया जियोलाइट मेथड या प्योरमेट्रिक मेथड किसको कहते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो हेडिंग आ जाएगी आपके पास हैवी वाटर, ठीक है। हैवी वाटर के टॉपिक को हमने पढ़ लिया किसके अंदर में, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन।
और थोड़ा बहुत बताया था, थोड़ी और डिटेल आगे उसमें डिस्कस कर लेते हैं। एक तो हमारे पास वाटर होता है जिसका फॉर्मूला होता है H2O। H2O हमारे पास होता है, दिस इज ऑर्डिनरी वाटर, ऑर्डिनरी वाटर। जबकि हमारे पास जो एक होता है D2O, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर। व्हाई इट इज कॉल्ड हैवी वाटर? बिकॉज इसके अंदर जो D होता है ना, ड्यूटेरियम, दिस इज ऑल्सो नोन एज हैवी हाइड्रोजन। तो इसमें हैवी हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और आइसोटोप हाइड्रोजन का मौजूद होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हैवी वाटर। और वैसे इसका मॉलिक्यूलर मास भी है वो H2O से ज़्यादा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप इसमें यहाँ पर डिफरेंस कॉलम अगर बनाएंगे कि क्या डिफरेंस है कि हैवी वाटर और H2O में और D2O में, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो H2O क्या है? H2O है ऑर्डिनरी वाटर, और D2O क्या है? हैवी वाटर। सबसे पहला फर्क ये है, नाम में फर्क है। नेक्स्ट इसके मॉलिक्यूलर मास में फर्क है। H2O में निकलेगा तो H इंटू 2 प्लस O इक्वल टू निकल जाएगा, यहाँ पर कितना निकल जाएगा? 18 निकल जाएगा, है ना। तो क्या हाइड्रोजन का आपको पता है 1 होता है, तो 1 इंटू 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 ANU। 18 ANU इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, ऑर्डिनरी वाटर। जैसे अगर हम MFM निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मल मास निकालेंगे, इसका D2 होगा, तो कैसे निकलेगा? D इंटू 2 प्लस O। ड्यूटेरियम का 2 होता है मास में, 2 इंटू 2 प्लस 16, ये निकल जाएगा 20 ANU। तो ज़्यादा निकलेगा ये इसका मॉलिक्यूलर मास, दैट्स व्हाई इसका हैवी वाटर, जो इसका 20 है इसका 18। तो बाकी हैवी वाटर में और क्या डिफरेंस हो सकता है कि ड्रिंकिंग पर्पस वगैरह के लिए वो पर्पस तो यूज़ तो मैं आगे जाकर बता दूंगा, बाकी भी चीज़ों में फर्क है। डेंसिटी में फ़र्क है, तो डेंसिटी अगर आप बात कर लेंगे ऑर्डिनरी वाटर की डेंसिटी, तो वो कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml जो होती है रेगुलर सस्पेंशन ऑफ वाटर में बताया था मैंने आपको। जबकि हैवी वाटर की जो डेंसिटी होती है वो इससे ज़्यादा होती है, 1.1 ग्राम पर ml होती है, ज़्यादा हो इस डेंसिटी। देन हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, किस टेम्परेचर पे आइस मेल्ट होता है? आइस की मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 9 में पढ़ा था चैप्टर 6 में। जबकि D2O की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होती है। मेल्टिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसकी 3.81 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, तो ज़्यादा है। इस तरह से अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर की कितनी होती है भाई? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है वाटर की। लेकिन जो हैवी वाटर है हमारे पास, उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो 100 से ज़्यादा होती है, उसकी होती है 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बॉइलिंग पॉइंट में भी फ़र्क है। इस्तेमाल की बात करें तो इट कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, इसको पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं पानी को, लेकिन हैवी वाटर को हम कभी भी पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। इट कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, इसको ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो D2O को इस्तेमाल भी किस वजह से करते हैं, कहाँ पर करते हैं इस D2O को? D2O का जो इस्तेमाल है ना, तो D2O कैन बी यूज, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है एज आ न्यूट्रॉन मॉड्यूलेटर इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर जो हमारे पास न्यूट्रॉन मॉड्यूलेटर के तौर पर D2O को इस्तेमाल किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्शन किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास जो न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा शायद, आई डोंट नो, बट ऐसा होता है कि रेडियो एक्टिविटी जैसे कि आपने पढ़ी होगी, न्यूक्लियर फिजन आपने पढ़ा होगा कि ये D2O को एज आ न्यूट्रॉन मॉड्यूलेटर इस्तेमाल किया जाता है न्यूट्रॉन की स्पीड को कैलकुलेट करने को कंट्रोल करने के लिए। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में या फिर न्यूक्लियर रिएक्शन लिख दिया मैंने, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, एटॉमिक रिएक्टर्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या होते हैं? जैसे आपके पास बिजली घर है या कोई पावर प्लांट है, जैसे कैनप है, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, नाम सुना होगा आपने कैनप का? बिजली बनती है यहाँ कराची के लिए, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट फॉक्सबे के पास है, बिजली घर है, तो बिजली घर है, लेके जाकर जानते आप कैनप इसे ही बनी। अच्छा,
तो कैनअप में क्या होता है, बिजली बनती है, करंट बनता है, एटॉमिक इंजीनियर एटॉमिक साइंटिस्ट को वर्क कर रहे हैं, तो बिजली आ रही है, लाइट आ रही है, पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, ये सब बिजली बन के कैनअप से ही आ रही है। और कैनअप जो है कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट ऐसा प्लांट है, एक एटॉमिक पावर प्लांट है, एटॉमिक एनर्जी यहाँ पर, एटॉमिक एनर्जी के थ्रू हम क्या करते हैं, करंट प्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें बड़ी से मतलब समझ लो कि एक कंटेनर होता है जिसके अंदर ये रिएक्शन चल रहे होते हैं, जो लेड ब्लॉक से बने होते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी वगैरह इसकी बाहर ना जाए, तो समझ लो। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन हम कर रहे होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर क्या चल रहा होता है, फ्यूजन मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन, है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन, टूट जाना। इसमें न्यूक्लियस टूट रहा होता है, एक पैरेंट न्यूक्लियाई है, जो पैरेंट न्यूक्लियाई किसमें टूट रहा होता है, डॉटर न्यूक्लियाई में टूट रहा होता है ना। जैसे आपने माइटोसिस पढ़ा होगा, फ्यूजन होता है ना, उसके अंदर प्राइमरी फ्यूजन में क्या होता है, पैरेंट उसमें पैरेंट सेल डॉटर सेल में ब्रेक हो रहा होता है, यहाँ पे पैरेंट एटम डॉटर और पैरेंट न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा होता है, टूट रहा होता है, ब्रेक डाउन हो रहा होता है। एक बड़ा न्यूक्लियस है तो वो टूट रहा होता है दो छोटे न्यूक्लियस में, दैट इज फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब फ्यूजन जो होता है ना, बच्चे, न्यूक्लियर फ्यूजन ये दो तरह से किया जा सकता है, या तो ये हो सकता है अनकंट्रोल्ड होता है, या फिर ये होता है कंट्रोल्ड। कंट्रोल भी किया जा सकता है, अनकंट्रोल भी किया जा सकता है। जब अनकंट्रोल्ड जब हम इसको करते हैं ना, तो वो हमारे पास कहलाता है एटॉमिक बॉम्ब, जिसको तुम लोग एटम बम भी बोलते हैं। तो एटम बम में हम ये न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन करवाते हैं, लेकिन अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल करना मकसद नहीं होता, तबाही फैलाना मकसद होता है, तो अचानक से फ़ौरन से सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है। जबकि कंट्रोल में क्या होता है, स्लो एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं ताकि बिजली पैदा किया जा सके। तो कैनअप के अंदर कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कराया जाता है, कंट्रोल होता है, अनकंट्रोल नहीं होता है। अब कंट्रोल करते हैं किससे, CO2 की वजह से कंट्रोल होता है, हेवी वाटर से। मैं बता रहा हूँ कैसे। देखो ये हमारे पास एसएस यूरेनियम, जब ये हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जैसे कि यूरेनियम U92 जिसका एटॉमिक नंबर होता है 235, इसका मास नंबर होता है। इस यूरेनियम में हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को बम्बार्डमेंट करवाते हैं, न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करते हैं। एक न्यूट्रॉन जब स्ट्राइक करता है तो फर्स्ट 9th क्लास में बताते हैं रेडियो एक्टिविटी के अंदर आपको ये न्यूक्लियस अनस्टेबल होकर टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। और जब ये ब्रेक होता है तो दो डॉटर न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाता है, एक बनता है ग्रेप्टॉन और एक बनता है थोरियम, ठीक है, थोरियम में जाकर ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो आइटम बनता है वो ग्रेप्टॉन का बन जाता है क्रिया। ये दो अलग अलग एलिमेंट्स में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ये पेरेंट है, ये डॉटर एटम्स का ब्रेक है, ठीक है, डॉटर न्यूक्लियस ब्रेक है। और इसके साथ क्या होता है, 3 छोटे छोटे न्यूट्रॉन्स भी जनरेट हो जाते हैं। अब ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं, फौरन से आगे भागते हैं तीनों, और तीनों जाकर कहाँ से जाकर टकराते हैं पता है, 3 अलग अलग और यूरेनियम के एटम से जाकर टकराते हैं। अच्छे से एनर्जी भी निकलती है, ये तो चीज़ हो गई, और इसके साथ साथ इसके अंदर से एनर्जी भी खूब सारी निकलती है, हीट की सूरत में, ब्लास्ट की सूरत में। फिर यही यूरेनियम से जाकर टकराते हैं, तो फिर देन क्या होगा कि वो दो पैरेंट अलग, उसमें फिर दोबारा डॉटर में ब्रेक हो जाएगा। यहाँ 2 डॉटर में ये ब्रेक होगा, 2 डॉटर में ये ब्रेक होगा, और यहाँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सब 3 न्यूट्रॉन निकालेंगे। फिर ये आगे जाकर क्या होगा, अलग यूरेनियम से जो जाकर टकराएंगे। देख लो चेन रिएक्शन चल गया है ना, 1 3 9 27 घंटे प्रोड्यूस हो जाएंगे, 27 क्यूब के लास्ट से बन रहे हैं। ये भी यूरेनियम से टकराएंगे, फिर आगे फर्दर क्या होगा कि ये अलग ग्रेप्टॉन और थोरियम में जाकर फिर कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर ये फर्दर आगे चेन रिएक्शन चलता रहेगा। अब ये न्यूट्रॉन तेजी से जाते रहेंगे, टकराते रहेंगे। अब इससे क्या होगा, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होगा। एटम बम का जब ब्लास्ट होता है ना, तो एटम बम के अंदर यही रिएक्शन चलता रहता है, तो चेन रिएक्शन चलता है और बड़ी तबाही मच जाता है, पूरा शहर का शहर तबाह बर्बाद कर देता है। लेकिन कैनअप के अंदर जब हम रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पर हैवी वाटर का इस्तेमाल करते हैं। हैवी वाटर करता क्या है, न्यूट्रॉन्स को मॉडरेट करते हैं, न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन कर देता है। मॉडरेटर का मतलब होता है कि स्लो डाउन, न्यूट्रॉन को स्लो डाउन कर देता है। जब न्यूट्रॉन स्लो डाउन हो जाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाकर यूरेनियम से टकराएंगे ना, जल्दी देर से टकराएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन स्लो चलेगा, और जब स्लो रिएक्शन होगा तो एनर्जी 90 तक मिलती रहेगी, और हमारे पंखे और हमारे लाइट सब चलते रहेंगे। तो मैं बिजली कैसे बनती है,